Hey guys, welcome to the 15th lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो ब्रीदिंग वाला पार्ट है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, हमने फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझा, ठीक है। हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ा, हमने रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पढ़ा। अब इस चैप्टर के दूसरे भाग की बारी है जो कि है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये दो बार होता है। पहली बार तो होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, ठीक है। फिर होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। दो सरफेसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। पहली बार तो होगा एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में, ठीक है। दूसरी बार होगा ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। तो दो समय एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। एक्सचेंज का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, मैं सही कर दूंगा जब आपको पीडीएफ दूंगा तब। ठीक, देखिए यहाँ पे एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ प्राइमरी साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, पहली बार आपको कहाँ देखने को मिला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो आप कहोगे एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में देखने को मिलता है आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो एल्वियोलाई है ये एक प्राइमरी साइट है, ठीक है, प्राइमरी साइट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरी बार कब हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, घबराइए नहीं, बने रहिए इस लेक्चर के एंड तक में, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। गैस एक्सचेंज जो है ये एक पैसिव प्रोसेस है। जब गैस एक्सचेंज हो रहा होता है तो उस समय किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। बाय अ प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन जो गैसेस है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सरफेस बोल लो एक्सचेंज हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गैसियस एक्सचेंज में किसी तरह की एटीपी या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है जो कि कैसे होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। देखिए, अब जब सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से गैस एक्सचेंज होता है तो इस समय कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जिन गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, ठीक है। दूसरा फैक्टर थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है उस मेम्ब्रेन का थिकनेस कैसा है। अगर वो मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा मोटा है तो जाहिर सी बात है गैसेस एक्सचेंज में थोड़ा समय लगने वाला है। और अगर मेम्ब्रेन थिन है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पतला है, तो गैसेस एक्सचेंज फटाक से हो जाएगा। ठीक, तीसरा जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, इससे हम क्या समझते हैं? ये गैस का पार्शियल प्रेशर होता क्या है? देखिए, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, मान लीजिए एक मिक्सचर है गैसेस का, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस जो है वो रेस्ट ऑफ द गैसेस पे जितना प्रेशर लगाती है उससे कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। एक मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है। अब उस पूरे मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस जो है वो बाकी सारे गैसेस पे, उस मिक्सचर ऑफ गैस है ना, तो बाकी सारी गैसेस पे जितना प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस कहते हैं, ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होता है जब सिंपल डिफ्यूजन के समय गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन आई मीन सिंपल डिफ्यूजन के वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कब? जब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, देखो CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2।
भाई गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है। आपको पता है CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर लेते हैं, O2 हम बाहर छोड़ते हैं। तो जो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है ना, जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो 20 से 25 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of O2। सर इतना कुछ लिख दिया, इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। ये आपसे ये कहना चाहता है, ये जो पॉइंट आपसे ये कहना चाहता है कि जो कि CO2 का solubility 20 to 25 टाइम्स हायर है देन दैट ऑफ O2। तो ये जो CO2 है, ठीक है, ये जो CO2 है ये डिफ्यूज करता है, इजीली डिफ्यूज कर जाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से, ठीक है, जल्दी डिफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की वो ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक। तो जब मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होगा गैसेस का, ठीक है, तो CO2 जो है वो जल्दी डिफ्यूज करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा वो जल्दी डिफ्यूज कर रहा है। यही तो लिखा है, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ O2। कि CO2 का सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा है, ठीक। इसको आप इस तरीके से समझिए, आपके लिए आसानी होगा, ज्यादा घुसिए मत, ठीक। सॉल्युबिलिटी सीक्वेंस अगर आपसे कोई पूछ ले कि CO2, O2 और N2 में आपको बताना है कि किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी सीक्वेंस अगर MCQ में आ जाए तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है ऑक्सीजन का, सबसे एंड में होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो CO2 और O2 के बीच में अगर मैं बात करूं तो कौन जल्दी थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन डिफ्यूज करेगा, CO2 या O2? जाहिर सी बात है CO2, क्योंकि 20 to 25 टाइम्स क्या है, हायर सॉल्युबिलिटी है CO2 की एज कंपेयर टू O2, ठीक। चलिए, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस। अब अगेन पार्शियल प्रेशर का यहाँ पे इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में डेफिनेशन है, पिछली बार मैंने हिंदी और इंग्लिश मिला के लिख दिया था, ठीक है। अब आपको एकदम प्रॉपर पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन मिलने वाला है। प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure। अगर एक मिक्सचर है गैसेस का, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में O2 भी है, तो ये जो ऑक्सीजन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन भी है, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन कितना प्रेशर, ऑक्सीजन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम डोनेट बोल रहा हूँ, डिनोट करते हैं ऐसे, PO2। और अगर CO2 की बात करें तो CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 फॉर ऑक्सीजन, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। एंड बात आई कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, उसको हम कैसे लिखते हैं, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस फिगर को देखिए, ये एनसीईआरटी का फिगर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको एल्वियोलस दिखेगा, एल्वियोलस के अंदर एल्वियोलर एयर है, ठीक है। यहाँ से एयर को आप इंस्पायर करोगे अंदर जाएगा, एक्सपायर करोगे बाहर जाएगा, ओके। ये आपका पल्मोनरी वेन, यहाँ पे आपका ये सिस्टमिक आर्टरीज है जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। ये आपका बॉडी टिश्यू है, ओके। ये सिस्टमेटिक वेन्स है जो कि क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आपका पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपका क्या है, हार्ट है बीच में, ओके। अब सुनिएगा मेरी बात को,
एल्वियोलर के बाहर की तरफ एटमोस्फेयर है, ठीक है, हमारे लंग्स के बाहर ये पूरा क्या है, एटमोस्फेयर है। ओके, एटमोस्फेयर में जो एयर होता है, एटमोस्फेरिक एयर, अगर मैं बात करूँ, देखो एटमोस्फेयर में तो बहुत सारे, एयर में तो बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, एटमोस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है। अब वो जो ऑक्सीजन होगा, इंडिविजुअली ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो वो बाकी सारे गैसेस पे जो मिक्सचर है गैसेस का, उस पर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, उसे ही हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 159 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में क्या होता है, 0.3 mm ऑफ Hg। तो फिलहाल तो हम O2 पे फोकस करते हैं, ठीक है, यानी कि हम एटमॉस्फेयर से O2 को इनहेल करेंगे, तो उस पर हम अभी फोकस करते हैं। ठीक, एक चीज मैं अभी आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा, एयर का जो मूवमेंट होता है वो होता है ऑलवेज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। इसको याद कर लो, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, एयर मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, देखिए एटमॉस्फेयर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 159 mm ऑफ Hg। एल्वियोलस में जो एल्वियोलर एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 mm ऑफ Hg। तो मैं कह सकता हूँ एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलस में है। देखो यहाँ तो बस 104 है तो कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ, एटमॉस्फेयर से अंदर आएगा एल्वियोलर में, सॉरी एल्वियोलस में। ठीक है, एल्वियोलस में। अब यहाँ आया, देखिए ये रहा ऑक्सीजन। अब बात करते हैं इस सिस्टमिक आर्टरीज की जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो ये होता है 95 mm Hg। तो 95 mm Hg है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। और एल्वियोलस में कितना है, 104 mm। ठीक है, तो ज्यादा कहाँ है, एल्वियोलस में, कम कहाँ है, ये सिस्टमिक आर्टरीज में यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से, ठीक है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ आ जाएगी, इस पल्मोनरी वेन में आ जाएगी। ठीक है, बात समझा आपने, पल्मोनरी वेन में आ जाएगी ये ऑक्सीजन। ऑलराइट, बाय द प्रोसेस ऑफ, बताइए, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आया, ट्रैवल करते 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 यहाँ आया। ठीक है, यहाँ पे बॉडी टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज की अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं कि टिश्यूज में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, तो वो होता है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, सिस्टमिक आर्टरीज जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पे कितना है, 95 mm Hg। तो यहाँ ज्यादा यहाँ कम, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा यहाँ कम टिश्यूज में, तो ऑक्सीजन जो है हाई टू लो जाएगा। ठीक है, सिस्टमिक आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, बॉडी टिश्यूज में, ठीक है, सेल्स में चला जाएगा। सेल्स में जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा, इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा हो गया तो हाईली टॉक्सिक होता है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए अब आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड पे। अभी तक तो हमने ऑक्सीजन की बात कर ली, हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देख लिया कैसे हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर हो रहा था। CO2 की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर CO2 का ब्लड टिश्यूज में होता है 45 mm ऑफ Hg। वही मैं बात करूं, जो ये जो वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का 45 mm Hg। ठीक है, सेम ही है लगभग लगभग, लेकिन फिर भी देखो जो CO2 है ये क्या करता है, मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको क्रॉस करके, ठीक है, कहाँ जाता है, इस सिस्टमिक वेन्स में। ठीक है, मेम्ब्रेन को क्रॉस किया अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, और फिर यहाँ पे CO2 आ गया, ये CO2 गया 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 गया, घूमता फिरता, एकदम घूमता फिरता पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पे आया। ठीक, अब देखिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 45 mm है, और ये जो एल्वियोलस है इसमें CO2 जो है वो 40 mm है, तो लो है।
यहाँ पे हाई है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, हाई है, यहाँ पे लो है, तो अगेन यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एल्वियोलस में, एल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ठीक है। और देखिए CO2 40 mmHg कहाँ पे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वियोलस में 40 mmHg था, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर के तरफ गैसेस को भेजा जा रहा है और कुछ नहीं, एयर मूवमेंट ऐसे ही होता है। तो यहाँ 40 mm है, एटमोसफेयर में 0.3 mm है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो एल्वियोलस से बाहर के तरफ यानी कि कम से ज़्यादा के तरफ CO2 का मूवमेंट हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, एक्सपायर्ड करेंगे हम एयर को, उसमें CO2 रहेगा, ठीक। CO2 को हम एक्सपायर करते हैं, O2 को हम इंस्पायर करते हैं, ठीक। बात समझ में आई। तो किस तरीके से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, पूरा ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हुआ अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है, हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पहला साइट 1 है एल्वियोलाई, जो कि प्राइमरी साइट है, ठीक है, पहली बार यहाँ पे हुआ है एक्सचेंज, ऑलराइट, ठीक। मतलब O2 का यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है ना, प्राइमरी साइट हम इसे कह रहे हैं, एल्वियोलाई है साइट 1। और फिर आपका साइट 2 है बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, जहाँ पे फिर ये एक्सचेंज हुआ है O2 का, ठीक। O2 जो है अंदर आया, CO2 बाहर गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, दो साइट है, एक साइट 1 एल्वियोलाई प्राइमरी साइट, और एक साइट 2 बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यूजुअली तो हम जानते हैं कि जो पल्मोनरी वेन है, वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन, यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन, यूजुअली वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होता है एक्सेप्शनल है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये आप सर्कुलेशन में पढ़ लोगे, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि यूजुअली हम जानते हैं कि जो वेन्स होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक वेन ऐसा है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। देखो O2 यहाँ एल्वियोलस से पल्मोनरी वेन में आएगा। उसी तरीके से हम जानते हैं कि आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। ये CO2 निकल के सिस्टमिक आर्टरी से यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। तो यूजुअली तो हम पढ़ते हैं आर्टरी जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी याद रखिएगा एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आई होप आपको ये पूरा किस्सा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे वही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 लिखा गया है कि एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, एल्वियोलाई में 104, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है, टिश्यू में 40 है, और CO2 का भी पार्शियल प्रेशर यहाँ लिख दिया गया है। बेसिकली जो मैंने आपको भी पिछले स्लाइड में समझाया था, ठीक है, वही चीज़ है, सॉरी वही चीज़ है, ऑलराइट, याद रहेगा। अब यहाँ देखिए, above table indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मिला है, ठीक है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो एटमॉस्फेयर में O2 कितना होता है, 159 पार्शियल प्रेशर O2 का, ठीक है, और एल्वियोलाई में कितना होता है 104। तो एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई, मतलब एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई की तरफ O2 क्या करेगा, मूव करेगा। फिर एल्वियोलाई में 104 है, ठीक है, 104 है, और जो आपका ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें 95 है, तो एल्वियोलाई से जो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, 104 से 95, फिर यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरी थी, सिस्टमिक आर्टरीज याद करो, वहां से टिश्यू के तरफ चला जाएगा, टिश्यू के तरफ, ठीक है, यहाँ से टिश्यू के तरफ चला जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ हाई है और यहाँ लो है पार्शियल प्रेशर O2 का। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से देखो CO2 का भी बताया है, सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। देखो
टिश्यू में 45 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 है, और जो हमारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड इसमें भी 45 है। तो यहाँ से टिश्यू इधर जाएगा सिस्टमिक वेन्स तक, आपको याद है। फिर यहाँ 45 है, हाई है। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, तो हाई टू लो अगेन एल्वियोलाई में जाएगा। ठीक है, याद आ रहा है ना। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, तो वहाँ से एल्वियोलाई में चला जाएगा, और फिर ये जो हमारा CO2 है ये कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर की तरफ, क्योंकि यहाँ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में कम है, एटमॉस्फेयर में कंपेयर टू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में 40 है, ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा, 0.3 कम। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, जिसे हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या होता है समझिएगा। इस फिगर को देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, एनसीईआरटी का है। ये आपका एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई का। ठीक है, और यहाँ ब्लड कैपिलरी है, जस्ट इसके नीचे की तरफ ब्लड कैपिलरी है। ठीक, मान लीजिए लेट से आपने इनहेल किया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया एल्वियोलर कैविटी में। अब इस ऑक्सीजन को जाना है इस ब्लड कैपिलरी में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। तो इसके लिए इस ऑक्सीजन को एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, O2 को अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तक जाना है तो एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। ठीक, उस मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है ये कई लेयर का बना होता है, बेसिकली 3 मेजर लेयर का बना होता है। ठीक है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। इन 3 मेजर लेयर को क्रॉस करना होगा ऑक्सीजन को, अगर इस ऑक्सीजन को इस ब्लड कैपिलरी में जाना है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सबसे पहला लेयर जो है वो है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। हमें पता है ये जो एल्वियोलाई का जो एल्वियोलर वॉल है ये 1 सेल्ड थिक होता है। याद करो, टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल का बना होता है। टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल जो कि बेसिकली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल है। मैंने आपको पढ़ाया था ये जब एनिमल टिश्यू पढ़ाया था। इनफैक्ट जब मैं आपको एल्वियोलाई के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था। तो ये जो आपको दिख रहा है ये 1 सेल्ड थिक, ठीक है, ये जो लेयर ये किसका है, एल्वियोलाई का। ठीक है, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन का, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन का ये जो लेयर है ये 1 सेल थिक होता है। ये एल्वियोलर वॉल है, आप इसे वॉल कह सकते हो। एल्वियोलाई का जो वॉल, एल्वियोलर वॉल, ये 1 सेल थिक है। ओके, बना हुआ किसका है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम का, थिन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। दूसरा लेयर है जो आपको पता है जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनका जो वॉल होता है उसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, एंडोथीलियम कहते हैं। ये भी एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। एपिथेलियम सिंगल 1 सेल थिक लेयर होता है, 1 सेल थिक लेयर। ठीक है, जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। तो एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। ठीक, तो बेसिकली देखो ये एक लेयर है एल्वियोलर वॉल का। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहले एल्वियोलर वॉल को क्रॉस करेगा। आपको पता है ये जो एल्वियोलर वॉल है ये बना हुआ किसका है, स्क्वामस एपिथेलियम का। और आपको ये चीज अच्छे से पता है जहां पे एपिथेलियम होगा उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा क्या, बताइए, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ठीक, ओके, ऐसे बनाता हूँ, रुको, अरे वो कहाँ गया हाइलाइटर, हाँ, ये जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ओके, और O2 यहां इसको क्रॉस करके कहां जाएगा, ये जाएगा एंडोथीलियम के पास, जो कि आपका ब्लड कैपिलरी का वॉल है। एंडोथीलियम ये भी एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। ठीक है, तो इसके नीचे भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम के जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है।
ठीक। और आपको एक चीज अच्छे से पता है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये दोनों जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है बहुत सारे इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, बहुत सारे इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। ओके, तो ये जो O2 है, इस O2 को कैसे क्रॉस करना होगा? पहले तो एल्वियोलाई का जो एल्वियोलर वॉल है इसको क्रॉस करेगा, फिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इंटरसेलुलर बेसमेंट सब्सटेंस, फिर एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एंडोथीलियम का है, और उसके बाद एंडोथीलियम को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरी के अंदर एंटर करेगा O2, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास पहुंचेगा O2। ठीक, तो यहाँ पे इसी को हम कह रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा 3 लेयर है, इसे हम कह रहे हैं, बताइए क्या? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं हैंडराइटिंग को थोड़ा ये माफ कीजिएगा, ठीक है, मतलब समझ में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लिखा है ये, ठीक है जिसको नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो यहाँ पे देखो, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, एंड साथ ही साथ जो बेसमेंट सब्सटेंस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसमें इंटरसेलुलर बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है, बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। ऑलराइट, अब ये सिर्फ O2 के केस में नहीं है, हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अगर CO2 को जाना है, यहाँ CO2 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 को एल्वियोलर कैविटी में जाना है, तो ये CO2 को किसको क्रॉस करना पड़ेगा? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को। ठीक, और फिर ये CO2 एल्वियोलर कैविटी से आके बाहर की तरफ एटमोस्फेयर में चला जाएगा। ठीक, O2 अंदर आएगा तो O2 भी क्या, किसको क्रॉस करेगा? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को, जो कि बना होता है 3 लेयर का। ओके, चलिए याद रखिएगा, जो थिकनेस होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो आपको जस्ट नीचे एपिथेलियम के नीचे, जस्ट एपिथेलियम लेयर के नीचे आपको देखने को मिलेगा। एपिथेलियल सेल्स के नीचे जो लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका जो क्या कहते हैं थिकनेस होता है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो सोचो कितना थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगा। तो इसीलिए तो जो डिफ्यूजन होता है बहुत ही क्विकली हो जाता है, बहुत ही क्विकली होता है, फटाक से होता है, क्विकली होता है। ठीक है, आया अंदर आया बाहर गया, अंदर आया बाहर गया। क्यों डिफ्यूजन क्यों फास्ट हो रहा है? क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो डिफ्यूजन जो है बहुत ही क्विकली होता है यहाँ पे। ठीक, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर, ये थोड़ा बड़ा ही समझने समझाने वाला लेक्चर हो गया। मेरा गला भी थोड़ा खसखस हो गया बोलते बोलते तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।